भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा दल है जो एक से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रहा है। निष्पक्षता से चुनाव हुआ और उसमें जनता ने जो फैसला लिया, हम इनकी तरह नहीं है कि हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं कि ईवीएम में घोटाला कर दिया गया और उसमें कमी निकाल दी गई, तो ये हार को उस पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। लोगों में ये भी एक नाराजगी का फैक्टर था कि ये वही दारा सिंह हैं जो योगी जी की सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे और उसके बाद ये पार्टी छोड़कर चले गए। और अब जनता ने जो फैसला दिया वो स्वीकार है, लेकिन उपचुनाव का मेन चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ये भी जानती है कि इस उपचुनाव से हमारे योगी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन जिन सीटों पर हम लोग जीत जाएं तो वहां हम दुरुपयोग कर लिए सत्ता का, और जहां हम हार जाएं तो वहां आप दूसरों को श्रेय देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जीत से भी सपा को या किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये INDIA गठबंधन है। ये लोग पहले से दुरुपयोग करते रहे हैं देश की मान्यताओं का। के बावजूद देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के जो तत्कालीन नेता थे, उन्होंने उस संगठन का अपने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। तो देश के प्रति जो समर्पण का लोगों का भाव है उसको उन्होंने कैश करने का काम किया है। और इसी तरह से ये INDIA होते हुए अपने आप को इंडिया कहते हैं, ये इंडिया के परिभाषी नहीं है। साथियों नमस्कार। देश भर में 7 विधानसभा चुनाव पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणाम के बारे में हम सभी जानते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 7 में से 3 विधानसभा सीटें गई हैं, वहीं I.N.D.I.A यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट गई हैं। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी सीटें शामिल हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो देश में आजकल हो रही है वह है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव। यहां पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस सीट को जीतने में कामयाब रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान यहां पर लगभग 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर से चुनाव हार गए हैं। घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोधी खेमा काफी उत्साहित है और इसको लेकर के 2024 के चुनाव में कोई बड़ा खेल करने की या बड़ी संभावनाएं तलाशने की बात कह रहा है। घोसी चुनाव में क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, और इस संभावनाओं को लेकर कई तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के MLC शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी। कल विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आपने देखा होगा मीडिया में कि 3 भाजपा के पक्ष में गए हैं, 4 भाजपा विरोधी दलों के खाते में गए हैं। जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा दल है जो एक से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रहा है। यानी 7 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और जो 4 सीट की हम बात कर रहे हैं वो अन्य सब ने आपस में लड़ कर भी एक एक करके सीट जीती हैं। यानी यदि हम केरल की बात करें तो केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आपस में आमने सामने लड़े हैं, और वहाँ उत्तराखंड में हम जीते हैं, त्रिपुरा की दोनों सीट हम जीते हैं। तो ये सारे दल एक एक करके जीते हैं, और ये भिन्न भिन्न दल, यदि आप उसे एक गठबंधन माने तो वो इनके कहने से वो गठबंधन नहीं है। तो ये गठबंधन तो अब जब इनका सीट बंटवारा होगा तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, कौन कहाँ कितना लड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो आपकी बात को सही मान लिया जाए, लेकिन जिस सीट की मैं सबसे ज्यादा चर्चा आपके साथ करना जा रहा हूं वो है घोसी विधानसभा, क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बात कहावत बड़ी प्रचलित है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन है भाजपा विरोधी, NDA विरोधी, वह यूपी को लेकर के काफी सेंसिटिव है और यह काफी सक्रिय है। तो कल का चुनाव परिणाम को लेकर के वो काफी उत्साहित है और भाजपा को हमलावर है और कह रहे हैं कि ऐसे ही परिणाम कुछ लगभग 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो यह चुनाव परिणाम क्या संकेत देते हैं? देखिए,
पहली बात तो ये कि इससे ये साबित हुआ है इस चुनाव से कि हमारी सरकार कोई जोर जबरदस्ती की सरकार नहीं है। निष्पक्षता से चुनाव हुआ और उसमें जनता ने जो फैसला लिया, हम इनकी तरह नहीं है कि हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं कि ईवीएम में घोटाला कर दिया गया और उसमें कमी निकाल दी गई, तो ये हार को उस पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और इसके पीछे के कई कारण हैं, उनकी कारणों की भी समीक्षा होगी। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों में ये भी एक नाराजगी का फैक्टर था। ये वही दारा सिंह हैं जो योगी जी की सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे और उसके बाद ये पार्टी छोड़कर चले गए और इन्होंने एन चुनाव के टाइम पर जब पार्टी को अपने लोगों की जरूरत होती है उस समय पार्टी को छोड़कर गए और पार्टी के खिलाफ इन्होंने ना जाने क्या क्या बातें वहाँ बोली लोगों के बीच में, तो उनका भी लोगों में रिएक्शन था, उसका प्रभाव था। तो अब उसके बाद क्या परिस्थिति बनी, पार्टी का फैसला है, पार्टी ने लिया और लिया है। अब जनता ने जो फैसला दिया वो स्वीकार है, लेकिन उपचुनाव का मेन चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ये भी जानती है कि इस उपचुनाव से हमारे योगी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 का उपचुनाव आपको याद होगा, कैराना वाला, कैराना का उपचुनाव हम हारे थे, लेकिन जब 19 का चुनाव आया मोदी जी का, तब क्या स्थिति थी? सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए, तो इसलिए वो भी हम जीते, उस सीट को भी जीते, कैराना को भी। तो इसी तरह से इसी में किसी INDIA को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी जनता मोदी जी के और योगी जी के साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़े। जब पार्टी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी उम्मीदवार बनाया जाता है चुनाव में जो जनता के बीच विश्वसनीयता खो चुका होता है, और ऐसे व्यक्ति को जब पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है तो इसका सीधी बात है पार्टी के जो मूल कैडर से जुड़ा कार्यकर्ता है उसके मनोबल पर असर पड़ता है। और दारा सिंह चौहान जो चुनाव हारे हैं उसके पीछे भी यही बातें अभी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दारा सिंह की दावेदारी या उम्मीदवारी को लेकर के घोसी विधानसभा के जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी थी। तो फिर ऐसी मतलब क्या पार्टी का रणनीति रही कि दारा सिंह को फिर से वहां पर चुनाव में उतारना पड़ा? देखिए, पार्टी के जो निर्णय होते हैं वो व्यापकता में होते हैं, वो किसी एक सीट को लेकर नहीं होते। उनका व्यापकता में क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोचकर फैसले लिए जाते हैं और उसमें पार्टी के निर्णय के तुरंत बाद चुनाव में जाना पड़ा। हम लोग अपनी बात भी लोगों को नहीं समझा पाए, अपने कार्यकर्ताओं को, कि भी पार्टी के लिए किसकी क्या उपयोगिता है, कैसे है। तो उसकी समीक्षा तो होगी और जो कमियां रही हैं वो ठीक की जाएंगी। लेकिन मैंने जो आपको परिणाम बताया कि इसका 2024 के चुनाव पर कोई परिणाम और नेगेटिव जाने वाला नहीं है, इसका लाभ ही हमें मिलने वाला है। इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी जिला इकाइयों का गठन लंबित है, काफी लोग इच्छुक हैं कि जल्दी आए। तो जिस तरह से एक दारा सिंह चौहान जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे, चुनाव हारे हैं, क्या इस परिणाम का जो घोसी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया है इसका असर किसी तरह भी जिला इकाइयों के गठन पर पड़ेगा? क्या जिला इकाइयों के गठन से पूर्व जो प्रदेश नेतृत्व है वह एक बार फिर उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की समीक्षा करेगा, या फिर इसके ऊपर जरा बताइए। ऐसा ये जो सांगठनिक विषय हमारा गठित होने वाला था, इसमें वैसे तो पार्टी ने आदरणीय JP नड्डा जी का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ता है तो बाकी नीचे की सभी इकाइयों का कार्यकाल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो उसमें जो जहाँ जहाँ जिलाध्यक्ष के चुनाव अपेक्षित थे वो सभी 24 तक बढ़ गए। तो जो परिवर्तन का भी विचार चल रहा है, पार्टी ने विचार किया है कि जहाँ बहुत जरूरी होगा वह परिवर्तन किया जाएगा, पर सारे ही प्रदेश के जिलाध्यक्ष चेंज होंगे ऐसा कुछ नहीं है और ना इसका उससे कोई संबंध है। संगठन का काम अपनी जगह है, वो चल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता अभियानों में लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी, और हमारे लिए हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से ज़्यादा समाज बनाने में विश्वास रखती है। इसलिए हमारा जैसा अभियान चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, तो उसमें हम सब लोग अपने उन शहीदों को और उन महानुभावों को, उन महान व्यक्तित्वों को याद करने में और उनके स्थान की मिट्टी और घर घर से मिट्टी लेकर उसको एकत्रित करना, उनकी याद में एक स्मृतियां बनवाना, उसमें हमारा ध्यान लगा हुआ। हम सब लोग राष्ट्र बनाने पर लगे। सुनो जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जो एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है वह है ओम प्रकाश राजभर। जब भाजपा विरोधी गठबंधन ने अपना एक गठबंधन बनाने के लिए लगभग 38 दलों की एक
सॉरी 28 दलों को एक साथ लिया, तो भाजपा ने भी अपने कुनबे को, एनडीए को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे दल या दूसरे दलों से तालमेल बिठाया। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव से पूर्व और हाल ही 2 महीने पहले तक जो भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोलते थे ओम प्रकाश राजभर, उनको लिया गया है। तो क्या इस चुनाव के परिणाम के बाद, घोसी विधानसभा चुनाव के बाद, ओम प्रकाश राजभर की प्रासंगिकता 2024 के लोकसभा चुनाव में उस तरह की नजर आती है जिस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उनके साथ गठबंधन किया है? ऐसा मैंने, जैसे देवेंद्र जी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आम चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, उपचुनाव के अलग होते हैं। आम चुनाव जनता यह सोचकर उसमें भाग लेगी आम चुनाव में कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और मोदी जी ने जिस तरह से राष्ट्र को मजबूत किया है इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसको देश का हर एक नागरिक देख रहा है और वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। उस नाते उपयोगिता सबकी है, और उनकी जो भी इसमें एक ये यज्ञ है एक तरह से देश को मजबूत करने का, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद को मजबूत करने का और आर्थिक रूप से देश को आगे बढ़ाने का, इस यज्ञ में सबकी आहुति अपेक्षित है। तो जो भी इसमें जो भी सहयोग करेंगे वो सबकी भागीदारी तो है ही। घोसी विधानसभा उपचुनाव में एक बात बड़ी नोटिस करने की रही है, और इस बात को लेकर के विपक्ष भाजपा को घेरता भी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अनुपस्थित रही, और इसका परिणाम जो रहा वह समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की जीत के रूप में दिख गया। विरोधी लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसका एक ट्रम्प के कार्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। पीछे के भी यदि हम चुनाव विश्लेषण को देखें, चुनाव को देखें, तो ये बात सामने आती है कि जिस जिस चुनाव में मायावती चुनाव से एब्सेंट रही, चाहे मुख्यतः उपचुनाव में, वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और जहां जिस भी चुनाव में मायावती चुनाव लड़ी है, मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर भाजपा को फायदा मिला है। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती भाजपा के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों हो चुकी हैं? देखिए क्योंकि अभी विरोधी दल भी आप यही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई से मायावती को डराया हुआ है, और जहां जरूरत होती है इस्तेमाल करते हैं उसका। नहीं, ये बात तो गलत है, और इस तरह का वो लोग अपने पक्ष में तर्क लाने के लिए करते हैं। वरना ये बताइए, रामपुर की सीट जीते हैं तो क्या वहाँ उपचुनाव बसपा लड़ रही थी? तो जिन जिन सीटों पर हम लोग जीत जाएं तो वहाँ हम दुरुपयोग कर लिए सत्ता का, और जहाँ हम हार जाएं तो वहाँ आप दूसरों को श्रेय देंगे, ऐसा नहीं है। वो कारण ही नहीं है। वो कौन चुनाव में है और कौन चुनाव में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है और उसका अपना वोटर है, और वो सभी समाजों में है। सभी जो यदि किसी मूल आधार पर कोई दल चल रहा है तो उस मूल आधार में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसके में स्थानीय कारण है इस हार के, कोई दलीय कारण बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। भाजपा इसमें जीत से भी सपा को या किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, तो उनकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ गई, ऐसा नहीं है। ये स्थानीय कारण है, इससे उनका कोई दल नहीं बढ़ गया। हाँ, वो अपना कंधा ऊंचा करके घूमना चाहें तो घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम चुनाव में जनता बता देगी। भाजपा विरोधी जो गठबंधन बन रहा है उसने मायावती को गठबंधन में शामिल करने के प्रयास हुए और बातचीत भी हुई। शायद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने प्रयास किए, तो मायावती ने ऐसी शर्त रख दी कि शायद उसको ना I.N.D.I.A यानी इंडिया गठबंधन स्वीकार था, और यूपी में तो समाजवादी पार्टी क्योंकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वह उसके लिए तैयार नहीं थी। तो ये बात भी कही जा रही है कि मायावती को इस गठबंधन में शामिल न होने देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई बात हो गई? तो इसका मतलब जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उसके पीछे भी हम हैं। जो INDA गठबंधन में, INDIA गठबंधन में शामिल हुए हैं उनके पीछे भी हम हैं, और यदि उसमें कोई शामिल नहीं हो रहा तो उसके पीछे हम हैं। तो हमारे हिसाब से सब चीज चल रही हैं। तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी राजनीति है, सब अपने अपने निर्णय लेते हैं। और दूसरा, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये INDIA गठबंधन है। ये लोग पहले से दुरुपयोग करते रहे हैं देश की मान्यताओं का। मैं इस विषय में आपको थोड़ा बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा देश के मानदंडों को इस्तेमाल किया है राजनीतिक रूप से। उसने शुरू में महात्मा गांधी जी ने कहा था देश आजाद हो गया, अब इसके बाद जो संगठन देश को आजाद कराने के लिए बना था,
उसमें सभी आइडियोलॉजी के लोग शामिल थे, वो किसी एक आइडियोलॉजी के या किसी एक राजनीतिक दल के नहीं थे। उसमें देश के सभी लोग, हमारे भी आरएसएस के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी उसके प्रदेश महासचिव थे कांग्रेस के महाराष्ट्र के 1921 तक। जब उन्होंने बाद में देखा 1921 के बाद उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, तो वो एक बड़ी कहानी है, वो दूसरा विषय चल जाएगा कि भाई ये इसके बावजूद देश को आगे ले जाने के लिए, देश आजाद होने के बाद भी देश आगे कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था कैसे बनानी हो, तो उसके लिए फिर उन्होंने अलग से ऐसा संगठन शुरू किया जिसमें आपस में विश्वास हो। यानी एक आंदोलन हो रहा था वहाँ महाराष्ट्र में, था देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन। सब लोग इकट्ठे हुए, 10,000 लोग इकट्ठे हुए, और वो अचानक उसमें भगदड़ मच गई। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? बोले साहब पुलिस ने डंडा चला दिया इसलिए भाग रहे हैं। बोले पुलिस वाले कितने? बोले 10 पुलिस वाले हैं। बोले तुम तो वो 10 पे हैं और तुम तो 10,000 हो, तुम कैसे भाग लिए? बोले मैं क्या करता, मैं अकेला था। तो उन्होंने सोचा 10,000 लोग एक जगह इकट्ठे हुए फिर भी अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा संगठन होना चाहिए जो एक दूसरे पर भरोसा करता हो और देश को अपना मान के चले। तब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उसमें आगे बढ़े। तो यानी ये उसके बावजूद देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के जो तत्कालीन नेता थे उन्होंने उस संगठन का अपने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। दूसरे जो राष्ट्रीय ध्वज बना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना और तिरंगे में बीच में चक्र, यह राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज के ही जैसा अपना इन्होंने झंडा बनाया तिरंगा, केवल उसमें बीच में से चक्र हटा दिया, बाकी इनका राजनीतिक झंडा है। यानी पूरे देश में इन्होंने एक वातावरण बना के रखा कि यानी ये पार्टी माने देश की पार्टी, माने देश, जो देश के प्रति जो समर्पण का लोगों का भाव है उसको इन्होंने कैश करने का काम किया है। और इसी तरह से ये INDIA होते हुए अपने आप को इंडिया कहते हैं, ये इंडिया के परिभाषित नहीं है, इंडिया को ये परिभाषित नहीं करते, ये इंडिया कहना गलत है। INDIA आप कहिए, जैसे हम NDA हैं, हम भाजपा हैं, हम NDA हैं, ये इंडिया कहकर अपने आप को, जैसे हम अपने आप को भारत कहने लगे, हम भारत नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, भारत की जनता पार्टी। तो ये लोग उन लोगों की भावनाओं को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा विषय छोड़ें कि जो लोग इंडिया के प्रति हमदर्दी रखते हैं वो हमारे साथ भी आ जाएं। इनके दोगले चरित्र को और इनके भ्रष्टाचार, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करने दे रहे हैं, आप इंडिया को खत्म करने की बात नहीं, वो ऐसा कहीं नहीं कहा है, इंडिया को खत्म नहीं कर रहे हैं। वो भारत शब्द जो है वो सबको समझ में आया कि इंडिया दैट इज भारत, भारत जो है वही इंडिया। दूसरा विषय है, मैं भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से कई सालों से, मैं कहूँ 1 दशक से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तब से अल्पसंख्यक को पार्टी से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन घोसी विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हैं उसके रिजल्ट बताते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी ये प्रयास पार्टी के सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यह घोसी विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की एक अच्छी खासी तादाद है। और मैं आपको बताऊं, पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था जिसने अच्छी खासी वोट ली थी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था। तो अभी भी ट्रेंड बताते हैं, अब के या पिछले चुनावी ट्रेंड बताते हैं कि जब भी मुस्लिम मतदाताओं को मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए लामबद्ध होकर के वोटिंग करते हैं। घोसी विधानसभा चुनाव भी इस तरफ इशारा करता है, तो जरा इस बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं मेजबान जी, कुछ लोगों ने बड़े लंबे समय तक समाज को भ्रमित रखने का काम किया। अभी आप देखिए त्रिपुरा में वहाँ के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने वहाँ की सब जानकारी हमें दी। जिस सीट पर हमारा मुस्लिम प्रत्याशी ही जीता है, 2 उपचुनाव दोनों के दोनों भाजपा जीती है, जिस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी जीता, 60% मुस्लिम वोट है वहाँ और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये कहना गलत है कि हम उनके विश्वास को नहीं जीत रहे हैं। अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए उनमें बहुत सारी जगह हमारे जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जीते हैं। ये लोग उनकी भावनाओं को भड़काकर, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी वास्तविक हितैषी है। हमने मकान बनवाए तो सबके बनवाए, कोई भेदभाव नहीं किया। अधिकांश मुस्लिमों के मकान बने हैं, अधिकांश दलित समाज के मकान बने हैं, अधिकांश लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, हमारे बिजली का कनेक्शन मिला है, उनको लाभ जो दिया है वो कहीं हमने भेदभाव करके नहीं दिया। तो वो समझ में आ रहा है कि भाजपा ही है जो हमारा वास्तव में विकास कर सकती है। एजुकेशन का मामला हो या धन देने का मामला हो या धान्य उपलब्ध कराने का यानी अनाज उपलब्ध कराने का मामला हो, फिर अनाज का मामला हो, सब चीज में हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। जो डिजर्व करते हैं सबको लाभ दिया है। तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। चलिए, धन्यवाद शर्मा जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, ये थे हमारे साथ भाजपा MLC शिक्षक प्रखंड श्रीचंद शर्मा जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए फिर एक और मुद्दे के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।